जी मित्रों नमस्कार। एग्जाम यूपी चैनल में आप सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे को आपके सामने रखूंगा जिसे देखकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जातिगत भेदभाव की ऐसी चरम पराकाष्ठा आपने ना तो इसके पहले देखी होगी और ना ही सुनी होगी। मैटर है उत्तर प्रदेश सचिवालय का। और ये मैटर उत्तर प्रदेश सचिवालय का जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये किसी भी पार्टी के मुखिया को, किसी भी मंत्री विधायक को और किसी भी उच्च स्तर के अधिकारियों को, शायद ही ऐसा कोई अधिकारी हो जिसको ना पता हो। सबकी जुबान पर यह रटा हुआ है और सबको ये जानकारी है। आज मैं आरटीआई से प्राप्त उन सारे साक्ष्यों को आपके सामने रखूंगा और बारी बारी से आपको बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा कि देखिए कितना बड़ा भेदभाव किया गया है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, आप अगर लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, आपकी प्री परीक्षा होती है, मेंस परीक्षा होती है और आप सिलेक्ट होते हैं फाइनल, और फाइनल सिलेक्शन के बाद अगर आपको विभाग द्वारा यह कह दिया जाए कि आपको नियुक्ति नहीं दी जा सकती है क्योंकि हमारे पास पद नहीं है। आप समझ सकते हैं, लोक सेवा आयोग जो एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा सिलेक्शन के बाद पूरे देश और पूरे प्रदेश का ये एक सिंगल अनोखा मैटर है जो कि लोक सेवा आयोग सिलेक्शन के बाद सरकार ने ज्वाइनिंग देने से मना किया। और साथ में जब ये कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि इस मैटर पर कोई मेरिट ही नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी मेरिट है, कौन कौन से कागज हैं। आरटीआई से सारी चीजें प्राप्त हो चुकी हैं और आज बहुत दिल थाम करके बैठिएगा। अगर मित्रों आपको लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है तो इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि हर एक व्यक्ति, हर एक उस जिम्मेदार नागरिक और हर एक उस जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासक के पास पहुंचे और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास पहुंचे जो इस मुद्दे को पुनः विचार करने पर मजबूर हो जाएं। मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा। और बात है आरओ 2006 बैच के अधिकारियों की, चयनित अधिकारियों की। 2006 बैच के अधिकारी हैं, इनकी पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा। उत्तर प्रदेश सचिवालय में सिलेक्ट हुए अधिकारियों की खुशी किसने छीनी, जब सिलेक्शन हुआ था तो किस तरह से खुशियां इनके घरों में आई थी, किस तरह से ये सोच रहे थे कि अब हम सचिवालय जाएंगे, नौकरी करेंगे और बहुत बेहतरीन भविष्य बनाएंगे। किसने बर्बाद की सचिवालय के भावी 78 अधिकारियों की जिंदगी। हाथ जोड़े खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं हर जगह पर, हर नेता, विधायक, सांसद, मंत्री से ये जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार दिया। इनके साथ में ये ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई। किसी का माँ बाप खत्म हो गया, कोई खुद खत्म हो गया, किसी के जो है साथी साथ छोड़ करके चले गए और सबके साथ इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जब ये सारे के सारे सिलेक्टेड अधिकारी अपने न्याय की गुहार लगा रहे थे, कोर्ट में थे, शासन के चक्कर लगा रहे थे, उस समय पर ये सारी दुर्घटनाएं घट रही थी। बड़े बड़े वकीलों को करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां पर सिर्फ एक लाइन लिखी गई कि आपके केस में कोई मेरिट नहीं है। मैं आज दिखाना चाहूंगा। लोक सेवा आयोग से विधिवत विज्ञापन होता है और मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। सचिवालय प्रशासन एसएडी 5 विधिवत पदों की गणना कराता है। 2004 में लोक सेवा आयोग सामान्य विज्ञापन और विशेष चयन का अधियाचन भेजता है लोक सेवा आयोग को। लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करता है 2 मई 2006 को। नियमतः और विधि संगत परीक्षाएं संपन्न होती है। प्रारंभिक परीक्षा होती है 23 अगस्त 2009 को। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आता है 23 जनवरी 2011 को। आप समझिएगा कितनी मेहनत करी होगी इन बच्चों ने। मुख्य परीक्षा 14 से 24 मार्च 2011 को होती है और मुख्य परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट 24, 25 और 26 अप्रैल 2012 को होता है। 13 अगस्त 2012 को फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है। प्रमाण पत्र का परीक्षण लोक सेवा आयोग द्वारा होता है और ये 5 से 20 सितंबर 2012 तक चलता है और फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। और फाइनल रिजल्ट के बाद नियुक्ति होती संस्तुति लोक सेवा आयोग अन्य विभागों को भेजता है और एक ही विज्ञापन में 135 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और उसमें सिर्फ 78 को रोका गया है। बाकी निम्न मेरिट वाले सब सिलेक्ट होकर के आज सारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति रोक दी गई। जैसे ही संस्तुति 6 नवंबर 2012 को प्रस्तुत की जाती है नियुक्ति के लिए, जब जो है काफी दिन इंतजार करते हैं। अब देखिए, नवंबर से लेकर के जुलाई तक कम से कम 6 महीने इंतजार करने के बाद 12 जुलाई 2013 को जब अभ्यर्थियों ने अपना एक प्रत्यावेदन दिया, एसएडी 5 को कहा कि भाई हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है सर, हमारी नियुक्ति कराइए, क्या स्थिति है, तो पता चला कि ये नियुक्ति अभी नहीं हो सकती है। माननीय उच्च न्यायालय में मैंडेटस जारी किया जाता है। 27 सितंबर 2013 को इस प्रत्यावेदन को डिसाइड करने का आदेश होता है। बस अब ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर 2013 से लेकर के आज तक कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा लगा करके, डेट पे डेट लेकर के, और लास्ट में 11 साल बाद कोर्ट ने सिर्फ एक लाइन लिखी, कहा इसमें तो कोई मेरिट नहीं है। मैं आपको साथियों दिखाना चाहता हूं कि आखिर मेरिट कितनी है। उत्तर प्रदेश आरओ भर्ती
2012 में जो फाइनल मुद्दा हुआ था, लोक सेवा आयोग प्रयागराज 135 अधिकारियों का 135 पदों का विज्ञापन जारी करता है और नियमतः सभी अधिकारियों की नियुक्ति हेतु संस्तुति भेजी जाती है। सभी नियुक्तियां इन्हीं विभागों द्वारा करा दी जाती हैं। जो अन्य विभाग होते हैं उनको सबको करा दिया जाता है, सिर्फ 78 को छोड़ दिया जाता है। यह मुद्दा उच्च न्यायालय में गया। सितंबर 2013 से लेकर के 30 जुलाई 2024 तक 11 वर्ष कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद, करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद मिला क्या? सिर्फ एक लाइन मिली कि आपके केस में मेरिट नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 2006 में फॉर्म भरे, 2012 में रिजल्ट आए, 6 साल आपने जी तोड़ मेहनत करी, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और उसके बाद 2012 से लेकर के 2024 तक आपने कोर्ट के चक्कर लगाए, सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए हमारी गलती क्या है। हमने फॉर्म निकला, हमने फॉर्म भरा, हमने परीक्षा पास की, मेहनत किया और आपके पास वैकेंसी नहीं थी तो आपने विज्ञापन क्यों जारी किया, आपने उसके पहले वापस क्यों नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ एक बहाना था कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी गलत हो गई। मैं भी आपको बहुत ऐसे मुद्दे बताऊंगा। उस समय की प्राप्त आरटीआई ये 3 दिसंबर 2013 को एकदम स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि वर्तमान पदोन्नति कोटे में 405 के सापेक्ष 690 सहायक समीक्षाधिकारी कार्यरत हैं और जबकि सीधी भर्ती कोटा के 405 के सापेक्ष एक सहायक समीक्षाधिकारी जो है तैनात है। इस प्रकार वर्तमान में 691 सहायक समीक्षाधिकारी कार्यरत हैं। और यहां पर आपको पता है कि एक कोटा होता है कि एक सीधी भर्ती का और एक जो है प्रमोशन का 50-50 एक नियमावली है कि 50-50 प्रमोशन से 50% और 50% लोक सेवा आयोग से भरे जाएंगे। लोक सेवा को वैकेंसी नहीं दी जाती, कारण कि देखिए पहले से ही 405 की जगह पर 690 लोगों को पहले से ही तैनात कर दिया गया था, तो काहे को लोक सेवा आयोग से चयनित वालों को मिलेगी। अब यह वैकेंसी खाली थी सीधी भर्ती की। इसके बाद एक शासनादेश मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा इसको बड़ा करके शासनादेश आप स्पष्ट पढ़ लीजिएगा। 15 नवंबर 1999 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने एवं किसी चयन वर्ष विशेष में घटित होने वाली रिक्तियों को सही गणना सुनिश्चित करने के उपरांत ही लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जाए। अध्याचन भेजे जाने के उपरांत यथासंभव रिक्तियों में कोई परिवर्तन ना किया जाए। दूसरा पॉइंट है, चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने के उपरांत उन्हें कार्यभार अवश्य ग्रहण कराया जाए। जब लोक सेवा आयोग चयन कर लेता है तो आपकी चयन संस्तुति विभागों को भेजता है कि इनको ज्वाइन कराइए, आपने जो मांगा था हमने सेलेक्ट कर दिया। संबंधित विभागों द्वारा संस्तुतियां आवंटन प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर नियुक्त आदेश जारी करना सुनिश्चित किया जाए तथा अभ्यर्थियों को यथा प्रथमतः कार्यभार ग्रहण करने हेतु 1 माह का समय प्रदान किया जाए और अपरिहार्य परिस्थितियों में 1 माह तक और बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। मतलब ये कि अगर ये शासनादेश था 1999 का विद्यमान था तो उस समय पर चयनित अधिकारियों को जिनकी संस्तुति विभागों द्वारा दे दी गई थी उनको नियुक्त कराया जाना चाहिए था। सचिवालय प्रशासन ने सिर्फ नहीं कराया, बाकी 135 इस लिस्ट में सिलेक्टेड सारे अधिकारियों को अन्य विभागों ने जो है ज्वाइनिंग करा दी। अब समझिएगा आगे की थोड़ी कहानी और समझिएगा कि किस तरीके से भेदभाव किया गया है। अगर मैं बात करता हूं कि एक ज्वाइनिंग के लिए एक पत्रावली तैयार होती है और यह भी आरटीआई से प्राप्त है। ये कैबिनेट नोट्स के लिए एक प्रस्ताव बनता है। इस कैबिनेट नोट्स में लिखा हुआ है क्योंकि राज्य को रिजतापूर्ण कार्य करना होता है और इस संबंध में कार्मिक विभाग के परामर्श कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15/11/99 वही जो इसके पहले मैंने बताया था प्रस्तर 2 में लिए गए नीतिगत निर्णय प्राविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जाना आवश्यक है। मतलब इसमें स्पष्ट कहा गया कैबिनेट नोट्स में भी अधिकारियों ने कहा कि इनको नियुक्त कराया जाना आवश्यक है और ये जब तक शासनादेश है तब तक इनको नियुक्त कराया जाना चाहिए। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि पद खत्म हो गया हो, विभाग खत्म हो गया, अभी हम लगातार उनको भर्ती भी करा रहे हैं। साथ में एक चीज और मजेदार बात, जब इनको ये लगा कि वो शासनादेश जो नवंबर 1999 का शासनादेश था वो हमें बाध्य कर रहा है इन SC ST और दलितों को नियुक्त कराने से, 20 मार्च 2024 को इसको आनन फानन में इस शासनादेश को ही बदल दिया गया। अध्याचन जब प्रेषित किया गया था, जब ये गणना कराई गई थी उस समय पर यह गणना गलत हो गई थी। किसने गलत की थी? अधिकारियों ने गलत की थी। भेजा किसने था? अधिकारियों ने भेजा था। 6 साल इंतजार किसने कराया था? अधिकारियों ने कराया था। अब अगर ये चयन होकर के आ गया तो अब कह रहे हैं कि अब हम इसको नहीं करा सकते हैं क्योंकि शासनादेश अब ये कहता है नियुक्ति के लिए नवंबर में और 2013 में और यह शासनादेश जारी किया जाता है मार्च 2014 में। जस्ट 1 साल बाद जो ज्वाइनिंग का आदेश 15/11/1999 था इसको बदल दिया जाता है। इसी बात को साबित करने के लिए अभ्यर्थी न्यायालय के चक्कर लगा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है।
शासन ने अपना जो है जवाब सबमिट किया है वो किया है 17 फरवरी 2024 को। मतलब जब कोर्ट में ये लगाया गया उस समय पर शासनादेश 15/11/99 मौजूद था और इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति कराई जानी चाहिए थी। और भी देखिए अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे मैं आपके सामने आरटीआई के माध्यम से रखूंगा जिसको आप भेदभाव का मुद्दा आप समझ सकते हैं। जब ज्वाइनिंग का आदेश था, जब ज्वाइनिंग का एक शासनादेश था तो उस समय पर आपने इसमें निर्णय ले लिया और निर्णय के बाद आपने जो है शासनादेश लॉन्च करा। शासनादेश में एक लाइन लिखी, इस कार्यालय ज्ञाप के प्राविधान ऐसे चयनों पे भी प्रभावी होंगे जिनसे संबंधित संस्तुतियां आयोग द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। मतलब कि कोई भी आप 10 साल बाद नियम बनाओगे और कहोगे 10 साल पहले से जितने भी निर्णय लिए गए हैं उन सबके लिए लागू होगा। इसका मतलब ये शासनादेश सिर्फ और सिर्फ इन दलितों के लिए बनाया गया था कि इनको नौकरी ना मिले। अब ये जो भेदभावपूर्ण काम किया गया शासन के अंदर, इसी को चैलेंज करने के लिए माननीय कोर्ट गए थे इन बच्चे को, और माननीय कोर्ट में इस आर्डर को, इसी को मान्य करके कहा कि जो निर्णय इसमें लिया गया है वो सही और सर्वमान्य है। और एक बहुत पेचीदा बात बता रहा हूं कि ये जवाब कोर्ट में लगाने वाले मुख्य सचिव कौन थे? जावेद उस्मानी जी थे। ये कोर्ट में लगाने वाले जावेद उस्मानी जी थे और इन्होंने इधर एक गणना कराई थी। मैं 2004 का, ये पत्रावली आरटीआई से प्राप्त पत्रावली 2004 की है। इसमें स्पष्ट उन्हीं गणनाओं का उल्लेख है। विशेष चयन 128 2001-2 के पद हैं। सीधी भर्ती के 83 पद 60% और 40%। उस समय पर सीधी भर्ती और पदोन्नति का कोटा 40 और 60 था। यहाँ पर 40% अर्थात 45 पद और 83 पद जो है सीधी भर्ती के निकले थे। इन्हीं को कराना था और ये दोनों अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजे गए थे और यहाँ पर इन सारे के सारे पदों को इन्होंने ज्वाइन करा करके नौकरी करा दी। लेकिन यहाँ पर जब बात हुई और फाइनल जो साइनिंग हुई थी 2004 की पत्रावली में, जो फाइनल साइन हुआ था वो किसके हुए थे? देखिए यहाँ पर लिखा है 22/4/2004 को और लिखा हुआ है जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री। आप समझ सकते हैं यहां पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व पृष्ठ पर सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग में रिक्तियों के नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया। मतलब कि ये गणना पूरी हुई और ये नियमतः थी। ये यहां पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव लिख रहे हैं और वही लिख रहे हैं जो जावेद उस्मानी जी थे जिन्होंने इस अध्याचन को भिजवाया था। अध्याचन लोक सेवा आयोग गया, इसी के अनुसार सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन के बाद जब यहाँ पर जो है आते हैं तो वही जावेद उस्मानी जी जवाब लगाते हैं कोर्ट में कि नहीं वो तो जब भेजी गई थी गणना तब गलत हो गई थी। और मैं आपको बताऊं आरटीआई से प्राप्त आज भी पद पूरे के पूरे खाली हैं, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती। तो इस मात्र इतना ही सिर्फ लेकर के ये बच्चे 2006 से लेकर के 2024 तक अपनी जिंदगी अपने चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। 2006 से लेकर के 24 हो गया। आप समझिएगा इनके जिंदगी में क्या गुजर रहा होगा, क्या बीत रही होगी। जब आप परीक्षा देते हैं तो आपको भी एक शौक होता है कि मैं भी सचिवालय में जाऊंगा, तो आप पहले प्रायोरिटी पर, पहले नंबर पर आप सचिवालय रखते हैं, उसके बाद लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग या अन्य जगह रखते हैं। तो आपकी मेरिट सबसे अच्छी थी, सचिवालय में आकर के फंस गए और आज 20 साल हो गया लोग कोर्ट के चक्कर लगाते हुए, सरकार के चक्कर लगाते हुए ज्वाइनिंग नहीं मिली। लेकिन जो कम वेट जो है मेरिट वाले थे उनकी सब जगह ज्वाइनिंग हो गई है। तो ये भेदभाव आप देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। जबरदस्ती इनकी जिंदगी बर्बाद की गई है। और इस जिंदगी बर्बाद में जब ये सारे बच्चे कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने एक ही आर्डर, एक ही लाइन लिख दी और क्या लिखा कि इन व्यू ऑफ द एबव वी डू नॉट डीम इट फिट टू इंटरफेयर इन दिस स्पेशल अपील। ठीक है, इट स्पेशल लीव पिटीशन आर अकॉर्डिंगली डिसमिस। मतलब कि ये कोर्ट ये इस मैटर को नहीं सुन सकती है, इसमें कोई भी मैटर, कोई भी इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आप समझिए जो बच्चा 20 साल तक नौकरी के तलाश में भटक रहा हो, शासन के चक्कर लगाया हो, पहले लोक सेवा आयोग के चक्कर लगाया हो, 6 साल में परीक्षा पास की हो, 11 साल बाद को 11 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाया हो, करोड़ों रुपए बर्बाद किया हो और लास्ट में उसको सिर्फ एक लाइन लिख दी जाए कोर्ट की तरफ से, तो क्या गुजरेगी? क्या ये सही हुआ है? मैं आज आम जनता से पूछ रहा हूं, आम लोगों से पूछ रहा हूं, क्या ये भेदभाव नहीं है? इनको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय की देवी कैसे न्याय करती हैं? आज सवाल है और मैं नहीं, पूरा देश ये सवाल करेगा कि न्याय की देवी न्याय कैसे करती हैं। क्या जाति देख करके यहाँ भी न्यायालय में भी न्याय होने लगा है? अगर ये बच्चों को न्याय आपकी शरण में नहीं मिलेगा तो ये बच्चे, ये बेरोजगार, ये दलित, ये युवा कहाँ जाएंगे? आज सवाल तो उठेंगे। दोषी कौन है? उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इसका जिम्मेदार है, या लोक सेवा आयोग से चयनित 3 परीक्षा पास करने वाले बेरोजगार, इसके दोषी कौन हैं? अगर आपको ये वीडियो लगे कि हाँ इसमें जेन्युइन है, इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और लोगों को पता चले कि इस तरह से भेदभाव किया जाता है।
नमस्कार, जय हिंद।